हेलो दोस्तों, मैं ज्योति यूपी एग्ज़ाम पॉइंट पर आज आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ आपकी बायोलॉजी की क्लास। हम क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं और हमारा एक चैप्टर जो हमारा पहला चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था और हमने अपना दूसरा पार्ट जो है वो शुरू किया था। उसमें से हमने कुछ भाग जो है कुछ विषय पढ़ लिया था, जैसे कि हमारे कार्बनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बनिक कंपाउंड जो कि जैसे कि आपके हो गए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वो किस प्रकार से हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, हमने ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। हमने विटामिन को भी क्लासीफाई करके कि कितने टाइप के विटामिन हमारे शरीर में पाए जाते हैं, घुलनशील, अघुलनशील, सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। आप प्रीवियस वीडियो में उसको देख सकते हैं। तो आज आइए हम देखते हैं क्या होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो हमारे शरीर में दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला हो गया आपका खनिज लवण और दूसरा हो गया जल। दोनों ही क्या है आपकी वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही सहायक हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं आपकी वृद्धि और विकास के लिए। तो आइए देखते हैं ये क्या है। तो खनिज लवण जो होता है ये आपके शरीर के अंदर, कहाँ पर, आपके शरीर के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया, इन फॉर्म्स में रहते हैं। इनके कौन से फॉर्म्स में होते हैं, जैसे इनके क्लोराइड्स के फॉर्म में होते हैं, कार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं और फॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं इत्यादि। जैसे बाइकार्बोनेट हो गए, इन फॉर्म्स में आपके शरीर में ये मौजूद होते हैं। तो ये क्या है, आपके खनिज लवण है। ठीक है, तो इनकी मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है, 2 से 3% होती है। कितनी प्रतिशत होती है, 2 से 3% होती है। और ये कैसे रहते हैं, ये जीव द्रव्य में, जो सेल के अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसमें कैसे ही रहते हैं, ये विद्युत आवेशित आयंस के फॉर्म में रहते हैं। कैसे रहते हैं, आयंस के फॉर्म में रहते हैं। और ये रासायनिक क्रियाएं जितनी होती है हमारे शरीर में, जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें आयनिक बंध बनाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाने का कार्य करते हैं, जिससे कि रिएक्शन फर्दर आगे हम कर सकें। और उसके बाद जीव द्रव्य के पीएच को नियंत्रित करती है। जैसा कि आप जानते हैं पीएच मेंटेन रहना भी हमारी बॉडी का वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, पीएच को नियंत्रित करना इसका काम है। कोशिका भित्ति की पारगम्यता को रासायनिक लेन देन के योग्य बनाता है। अब आप जानते हैं कि कोशिका भित्ति में चीज़ों का लेन देन होता है। कौन सी चीज़ें, वो क्या होती है आपकी कोशिका भित्ति, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका अर्थ ये होता है कि जो चीज़ें आवश्यक है वही इस कोशिका के अंदर जा पाएंगे, अन्यथा और चीज़ें वो बाहर ही डिफ्यूज हो जाएंगी। तो वो क्या करता है, इस लेन देन को में भी ये सहायक होता है। और ये क्या करता है, जहाँ जैसे आपको कटफट कहीं पे चोट लग गई है आपको, तो वहाँ पर क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। कौन से, ये खनिज लवण। और आप ये भी जानते हैं ये हमारे दांतों की मजबूती के लिए कितने आवश्यक होते हैं। जैसे कैल्शियम हो गया आपके दांतों के लिए बहुत ही आवश्यक है, कैल्शियम आपकी बोन्स, हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। तो खनिज लवण हमारा ये जो है ये हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही सहायक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे फल हो गया, हरी सब्जियाँ हो गई, और मांस हो गया, एग हो गया और दूध हो गया, इन सारी चीज़ों में आपके खनिज लवण पाए जाते हैं। आइए दूसरा हम अकार्बनिक पदार्थ देखते हैं। वो क्या है, आपका जल है, जिसे हम क्या कहते हैं, H2O, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये क्या होता है, शरीर का 40 से 85% भाग आपका जो है वो जल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, शरीर का 40 से 85% भाग आपका जल से बना हुआ है। जल जो है ये भी रासायनिक क्रियाओं में प्रतिभाग करता है। आपका रुधिर जो है, आपकी लसिका द्रव है, जीव द्रव्य का लगभग जो अधिकांश भाग होता है वो जल का बना होता है। किसका बना होता है, जल का बना होता है। तो क्या है, ये जल जो है एक तरह से प्रधान तरल पदार्थ का कार्य करता है आपकी बॉडी में। पदार्थों का आदान प्रदान करने में सहायक होता है ये। और उपापचयी पदार्थ के रूप में H+ और OH- आयंस के रूप में ये टूटकर प्रतिक्रियाओं में हिस्सा लेता है। आपने देखा होगा कई सारे, आप DNA वगैरह में पढ़ेंगे कि H+ आयन और OH- आयंस में टूट जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स आपके, और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ये हिस्सा लेते हैं। ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर यानी कि तापमान जो है उसे संतुलित करने का कार्य करते हैं। तो ये थे आपके अकार्बनिक कंपाउंड्स। तो आइए अब हमारा जो आगे का टॉपिक है वो है कि किस प्रकार से जंतुओं में
पोषण के विभिन्न चरण क्या होते हैं। हमने प्रथम चैप्टर में, अपने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन कौन से उसमें अंग मिलकर कार्य करते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार का पोषण होता है, मतलब उसके पोषण के स्तर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला आपका जो पहला चरण है वो क्या है, अंतर्ग्रहण, दूसरा है आपका पाचन, तीसरा है अवशोषण, उसके बाद होगा आपका स्वांगीकरण, फिर एट लास्ट क्या होगा आपका बहिक्षेपण। तो हम आइए एक एक चीज़ें समझते हैं। अंतर्ग्रहण क्या होता है, पहले अंतर्ग्रहण, अंतर का मतलब अर्थ होता है अंदर की तरफ, और ग्रहण करना का मतलब कोई चीज़ें अंदर की तरफ ग्रहण करना। तो क्या होता है ये अंतर्ग्रहण, मतलब आप मुख से भोजन को अंदर की ओर खींचते हैं, तो वो क्या है आपका अंतर्ग्रहण। मुख के अंदर भोजन को लेते हैं, वो आपका हो गया अंतर्ग्रहण। अब मुख में आपके क्या होता है, आपके मुख में होते हैं दांत जो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। बाकी चीज़ें हम आगे अभी पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया अंतर्ग्रहण, यानी कि भोजन को मुख के अंदर लेना ही क्या होता है आपका अंतर्ग्रहण हुआ। उसके बाद अंतर्ग्रहण के बाद आपका क्या शुरू होता है, आपका पाचन शुरू होता है। फिर उसके बाद आपका भोजन जो है कुछ जैसे कि एक तत्व होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, वो क्या करता है, वो पदार्थ क्या करता है, वो आपके मुख में ही उसका डाइजेशन यानी कि पाचन हो जाता है। फिर बाकी बची हुई चीज़ें जो रहती हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का जो दूसरा फॉर्म होता है, बदलता है, तो वो आगे जाता है एसोफेगस से, उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो आपका पाचन होता है। अब क्या होता है, पहले अंतर्ग्रहण में एक चीज़ हम देख लेंगे, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, एक कोशिकीय जीव जो होता है आपका अमीबा। अमीबा क्या होता है आपका, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। तो इसकी क्या खासियत होती है, इसमें अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन किस प्रकार से जाता है, तो इसके शरीर के अंदर यानी बॉडी के अंदर कोई भी पाचन तंत्र मौजूद नहीं होता है। तो ये क्या करता है, ये कैसे भोजन को कैप्चर करता है, ये क्या करता है, ये पानी के में रहता है, और उसके बाद क्या करता है, उसमें घुले हुए जो तरल पदार्थ होते हैं जो इसके योग्य होते हैं, इसकी जो सेल की सरफेस होती है यानी कि कोशिका की जो सरफेस होती है, बॉडी सरफेस होती है, वो क्या करती है, उस तरल को खींच लेती है अपनी ओर, कैप्चर कर लेती है। तो अमीबा का इस प्रकार से भोजन, ये अपना मतलब वृद्धि और विकास इस तरह भोजन लेके करता है। उसके बाद अब क्या है, अंतर्ग्रहण की हम परिभाषा भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मुख से भोजन को ग्रहण करना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब इसमें भी कई प्रकार के जीव आपके पाए जाते हैं, जैसे कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। कौन कौन से पाए जाते हैं आपके, पहला हो गया शाकाहारी, दूसरा हो गया आपका मांसाहारी, और तीसरा हो गया आपका सर्वाहारी। अब आपके शाकाहारी जीव कौन होते हैं, ऐसे जीव जो हरी सब्जियों, पेड़ पौधे ऐसी चीज़ें खाते हैं। और मानव तो क्या होते हैं आपके, वो सर्वाहारी होते हैं, भी बाद में हम देखेंगे। हाँ, जैसे गाय हो गई, वो क्या होती है, वो शाकाहारी होती है, क्योंकि वो घास खाती है, हरी चीज़ें खाती है, तो वो क्या होगी आपकी शाकाहारी होगी। मांसाहारी कौन से होते हैं, मांसाहारी ऐसे जीव होते हैं जो मांस पर यानी कि किसी अन्य जीव का भक्षण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी क्या होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि हम लोग हो गए, मनुष्य हो गए, वो किस में आते हैं, वो सर्वाहारी में आते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, आपको पढ़ना ये ज़रूरी था। ये आपका हो गया अंतर्ग्रहण। अब आते हैं हम पाचन पर। पाचन के लिए जो हम जैसे बहुकोशिकीय जो उच्च श्रेणी वाले जीव हैं, उनमें क्या होता है, पूरा एक पाचन तंत्र मौजूद होता है विस्तृत रूप से, जो आपका आहार नाल कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका आहार नाल के ऊपरी छोर से शुरू होता है, आहार नाल के अंतिम छोर पे जाके समाप्त हो जाता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में पाचन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आपका पाचन तंत्र पाया जाता है। दूसरा आपका क्या हो गया,
पाचन। ठीक है, तो ये तो हो गई कि किस प्रकार का तंत्र होता है। अब होता क्या है पाचन आपके शरीर में, जैसे कि आप डायरेक्ट कोई चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, तो ये क्या होगा, ये बहुत ही क्या होते हैं, ठोस मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये ठोस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करेंगे, वो सीधे जाके आपके बॉडी में पच नहीं सकते हैं, नहीं पच सकते हैं, तो उनको क्या होता है, उनका होता है जल विलेयकरण, यानी कि हाइड्रोलिसिस होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि जो कह सकते हैं कि बड़े उसके टुकड़े थे भोजन के, वो छोटे छोटे टुकड़े हो गए इस प्रकार से। तो पाचन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट यानी कि वसा का उनके छोटे कणों में जैसे कि आपका हो गया मोनोसैकेराइड्स, तो आपका ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में बदल जाता है, और फैट जो है आपका ये फैटी एसिड में बदल जाता है, किसमें, वसीय अम्ल में बदल जाता है। तो ये हो गया आपका कि कन्वर्जन किस प्रकार से होता है। इसके छोटे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, टूटने को क्या कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का उनके छोटे कणों में टूट जाना या बदल जाना ही पाचन कहलाता है। तो आपका ये जो चीज़ें हैं, ये जो आप कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, वसा है, किस प्रोसेस से आपका टूटता है, हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से। किससे, हाइड्रोलिसिस एक प्रोसेस होती है, जल विलेयकरण जिसे कहते हैं हम, तो हाइड्रोलिसिस के द्वारा होती है प्रोसेस, लिसिस एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा ये बड़े कण जो हैं आपके, ये छोटे कणों में टूट जाते हैं और आगे पाचन का कार्य करते हैं। तो हमारे अंदर जैसे कि हम बहुकोशिकीय जीव होते हैं, तो हमारे अंदर कैसा पाचन होता है, वो बाह्यकोशिकीय होता है। जो पाचन होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक अंतःकोशिकीय होता है, एक बाह्यकोशिकीय होता है। तो हम कैसे हैं, हम बाह्यकोशिकीय, यानी कि हमारा जो पाचन होता है वो कोशिका के बाहर शुरू होता है, उसके बाद जब वो छोटे छोटे तरल में बदल जाता है तो जो न्यूट्रिशन होता है वो आपके सेल यानी कि कोशिका के अंदर वो चला जाता है। उसके बाद अवशोषण क्या होता है, अवशोषण अवशोषण को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि आपका ये जो टूटा हुआ ये जो पदार्थ है आपका, ये इसको आपको अवशोषित करने की आवश्यकता है, तभी हमें इससे पोषण प्राप्त होगा। तो अवशोषण के लिए हमारे छोटी आंत के अंदर रसांकुर मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, जो पोषण युक्त चीज़ें होती हैं उसको खींच लेते हैं, यानी कि अवशोषित कर लेते हैं, तो उससे अवशोषण कहते हैं। फिर उसके बाद स्वांगीकरण आपका क्या होता है, अब स्वांगीकरण की प्रक्रिया वह होती है जब जीव द्रव्य में वो अवशोषित पदार्थ जाके मिल जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं, आपका स्वांगीकरण हो गया। और बहिक्षेपण क्या होता है आपका, अब ये सारी चीज़ें जो भी न्यूट्रिशन है यानी कि पोषक तत्व है आपने ले लिया, तो कुछ हमारे शरीर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो वेस्ट होती हैं, यानी कि अपशिष्ट कहलाती हैं, जिनका कोई कार्य नहीं होता, तो उनका हमारे शरीर से बाहर निकलना भी बहुत आवश्यक है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहिक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, बहिक्षेपण कहलाती है। तो ये आपका हो गया जंतुओं में कौन कौन से चरण होते हैं पोषण के।
आइए अब देखते हैं आपका जो पाचन है वो किस प्रकार से होता है। अभी तक हमने चरण पढ़े, अब पाचन किस प्रकार से होता है हमें ये पढ़ना है। तो आपका जो मुख होता है, पहले भोजन आपके मुख के अंदर जाता है। आपके दांत क्या करते हैं, आपके भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। आपकी जीवा मौजूद होती है, वो क्या करती है, आप स्वाद का एहसास करती है, किस प्रकार का भोजन है, किस स्वाद का है। उसके बाद उसमें 3 लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हमने पहले वाले चैप्टर में इसको पढ़ रखा है। और इन लार ग्रंथियों में टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, जो क्या करता है, जो आपका मंड यानी कि स्टार्च मौजूद होता है आपके शरीर में, मुख में, वो क्या करता है, उसको ग्लूकोज के रूप में यानी शुगर के रूप में बदलता है। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, आपकी ग्रसनी से होकर आगे बढ़ जाता है। आपका भोजन आपकी आइसोफेगस में जाता है, जो 24 सेंटीमीटर लंबी होती है। उसमें किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, वहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। वो क्या करती है, भोजन को आगे, उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस, जो भोजन को आगे सरकाने का कार्य करता है। अब भोजन आपको कहाँ से पड़ जाएगा, आमाशय में जाएगा। आमाशय यानी कि आपका जिसे हम पेट कहते हैं नॉर्मली, तो उसे आमाशय में जाएगा। जे शेप में होता है आपका पेट जो होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं, जठर हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जठर ग्रंथियों को एक्टिवेट यानी कि सक्रिय कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आपकी जठर ग्रंथियों को सक्रिय कर देते हैं, जो क्या करती हैं, जठर रस का श्रावण करती हैं। क्या करती हैं, जठर रस का श्रावण करती हैं। अब वो जो रस निकलते हैं वो कौन कौन से हैं, आपके HCl हो गया, पेप्सिन हो गया, आपका रेनिन हो गया। तो HCl क्या करता है, आपका HCl आपके भोजन को के मीडियम को यानी कि क्या बनाता है, वो अम्लीय बनाता है। और पेप्सिन का क्या कार्य है, ये प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में बदलता है। किसमें बदलता है, प्रोटीन और पेप्टाइड्स में बदलता है। रेनिन क्या करता है, आपका जो दूध होता है इसमें से केसीन प्रोटीन को अलग कर देता है, उसे पाचन योग्य बनाता है। तो इन तीनों का कार्य क्या है, आपका जो ये HCl है ये क्या करता है, ये इसका एक और कार्य पेप्सिन को भी एक्टिवेट करता है। तो जब पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा इसके प्रेजेंस में, आपका पेप्सिन एक्टिवेट हो जाए यानी कि सक्रिय हो जाता है, ये इसको सक्रिय कर देता है, तो इससे क्या बनता है, पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड्स। तो आपके प्रोटीन जो है वो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में बदल जाते हैं। HCl क्या करता है, इसके माध्यम को, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। रेनिन आपका क्या करता है, रेनिन आपका ये क्या करता है, ये दूध के से केसीन प्रोटीन को अलग करता है। क्या करता है, दूध से केसीन प्रोटीन को अलग करता है, जिससे कि दूध आपका पचने योग्य हो गया। तो ये तीनों रस क्या करते हैं, इनका अपना अपना कार्य है। उसके बाद भोजन कहाँ पर जाता है, जो आपके अमाशय का अग्रभाग होता है, उसके बाद वहाँ से अग्न्यासिक रस निकलता है। और पित्त रस आपको कहाँ पे बनता है, आपके लीवर में बनता है। लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, बाइल जूस आपका स्टोर कहाँ होता है, जो ग्रंथि होती है उसके अंदर ये स्टोर होता है। बनता कहाँ पे है, आपका लीवर में बनता है। उसके बाद भोजन कहाँ पे जाता है, आपका छोटी आंत यानी कि छोटी आंत के अग्रभाग में, जिसे हम क्या कहते हैं, शेषांत्र कहते हैं। तो वहाँ से क्या निकलती हैं, आपकी आंत्र रस निकलते हैं बहुत सारे, जिनका आगे क्या काम है हम देखते हैं। ये सारे एंजाइम को ये एक्टिवेट करते हैं। तो सुक्रेज जो होता है इसको क्या करता है, इसके शुगर को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टेज को माल्टेज शुगर से ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टेज को लैक्टेज शुगर से ग्लूकोज में बदलता है। और इरिप्सिन क्या करता है, जो बचा हुआ प्रोटीन है आपका, यहाँ पे कुछ प्रोटीन, ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स जो है, इनको क्या करता है, अमीनो एसिड में बदल देता है। तो ये आपकी थी पाचन की क्रिया, हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। बोलो, तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। कल से हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे।